नमस्कार दोस्तों। तो लगातार जैसे कि हमारा सेशन लगातार चल ही रहा है, तो आज का जो सेशन हमने लिया है वो बीएलएड का लिया है। और इसके साथ ही साथ में हमने बीएलएड के जो 5 सब्जेक्ट हैं हमने देखा था कि यहाँ पे जो आपके टोटल पेपर हैं वो 4 पेपर हैं। आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। साथ ही साथ में आपको 5 किताबें पढ़नी है। शिक्षा की मूल संकल्पना, भाषा एवं सामाजिक विज्ञान, साथ ही साथ में समकालीन भारत में शिक्षा, और इसके बाद समसामयिक भारत और शिक्षा, साथ ही साथ में शिक्षा के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन यहाँ पे हमने पढ़ा है। ठीक है, इसके साथ ही मैंने स्टार्ट किया था जो समकालीन भारत में शिक्षा को हमने पढ़ा था, यानी एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया को हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था और जल्द ही हम यहाँ पे सेशन समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो हमने ये भी बताया था कि 5 किताबें जैसे हमारी स्टार्ट होती है और एंड होती है, इसके बाद हमारा नोट्स होगा स्टार्ट, और नोट्स के माध्यम से हमें समझने का प्रयास करेंगे। जो किताबें जो है ब्रॉडली पढ़ाती हैं। ठीक है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि किताबों के माध्यम से हम पूरे के पूरे सिलेबस को कवर अप करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि नोट्स के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ जब नोट्स हमारा समाप्त हो जाएगा तो हमने 40 से 50 का जो है क्वेश्चंस का कंपाइलेशन दिया है, जो कि एट द लास्ट में आपको वीडियो में दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही हमारा जो है समाप्त होता है तो प्रीवियस ईयर के पेपर को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो लगातार सेशन चल ही रहा है, तो अभी 3 वीडियो यहाँ पे लगातार आ चुके हैं बीएड फर्स्ट ईयर के। इसके बाद हमारी उम्मीद यह की जा रही है कि जल्द ही यहाँ पे सारे के सारे सेशन यहाँ पे जल्दी लिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आज के सेशन में हम समकालीन भारत में शिक्षा को देखेंगे, यानी एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमारा चल ही रहा है, तो मैंने ये भी बता दिया कि लखनऊ विश्वविद्यालय का बीएड प्रथम वर्ष के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र है। ठीक है, हालांकि आप लखनऊ के हों या फिर बरेली हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी को हों, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पे अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर आप अदर सब्जेक्ट से कोर्सेज कर रहे हैं, तो यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपका सिलेबस जो है इससे मैच करता है। सो डोंट वरी कि सिर्फ बीएड फर्स्ट ईयर के लिए या फिर सेकंड ईयर के लिए है, तो इसकी आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आपको बस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पिछली कक्षा जहाँ से समाप्त हुई थी वहीं से हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था पर हमारी पिछली कक्षा जो है समाप्त हुई थी, उसके आगे हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। यानी नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जिन सिद्धांतों पर राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना की गई है वे हमारे संविधान में ही निहित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर तक हर विद्यार्थी को बिना किसी जाति पाति, धर्म, स्थान या लिंग भेद के लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार उपयुक्त रूप से वित्त पोषित कार्यक्रमों की शुरुआत करेगी और 1968 की नीति में अनुशंसित सामान्य स्कूल प्रणाली को क्रियान्वित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत यह जरूरी है कि सारे देश में एक ही प्रकार की शैक्षिक संरचना हो, अर्थात 10+2+3 के ढांचे को पूरे देश में स्वीकार कर लिया गया है। इस ढांचे के पहले 10 वर्षों के संबंध में यह प्रयत्न किया जाएगा कि इसका विभाजन इस प्रकार हो: प्रारंभिक शिक्षा में 5 वर्षों का प्राथमिक स्तर और 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर और उसके बाद 2 वर्ष का हाई स्कूल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे शिक्षा का विभाजन किया गया है। पहले 5 साल में क्या होगा कि प्राथमिक शिक्षा आपको दी जाएगी कक्षा 1 से 5 तक। इसके बाद कक्षा 8 यानी 5 से 8 तक जो है वो आपको प्राथमिक स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर की जो है शिक्षा दी जाएगी, यानी 6, 7, 8 क्लास। इसके बाद आपको यहाँ पे 9, 10, ठीक है, 2 वर्ष की जो है हाई स्कूल की यहाँ पे परीक्षाएं दी जाएंगी। अब यहाँ पे बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का जो मूल मंत्र यह क्या है कि किसी भी व्यक्ति से बिना उसके जाति, धर्म, लिंग या स्थान से के भेदभाव किए बिना सभी को शिक्षा का अधिकार समान रूप से यहाँ पे उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के लिए एक शिक्षा क्रम के ढांचे पर आधारित होगी, जिसमें एक सामान्य केंद्रित अर्थात कॉमन कोर होगा और अन्य हिस्सों की बाबत लचीलापन रहेगा, जिन्हें अस्थायी पर्यावरण तथा परिवेश के अनुसार ढाला जा सकेगा। सामान्य केंद्रित में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक जिम्मेदारियों तथा राष्ट्रीय अस्मिता से संबंधित अनिवार्य तत्व शामिल होंगे। ये मुद्दे किसी एक विषय का हिस्सा न होकर लगभग सभी विषयों में पिरोए जाएंगे। इनके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों को हर इंसान की सोच और ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी। इन राष्ट्रीय मूल्यों में ये बातें शामिल हैं: हमारी समान संस्कृति धरोहर, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, स्त्री पुरुषों के बीच समानता, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक समता,
सीमित परिवार का महत्व और वैज्ञानिक तरीकों के अमल को ज़रूरत है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी शैक्षिक कार्यक्रम धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के अनुरूप ही आयोजित हों, यानी धर्म को यहाँ पे निरपेक्ष सर्वधर्म समभाव की जो भावना यहाँ पे बताई गई है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, यानी सभी धर्म जो है वो समान रूप से इम्प्लीमेंट किया जाए। पांचवा यहाँ पे क्या है कि भारत ने विभिन्न देशों में शांति और आपसी भाईचारे के लिए सदा प्रयत्न किया है, वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को संजोए रखा है और इस परंपरा के अनुसार शिक्षा व्यवस्था का प्रयास यह होगा कि नई पीढ़ी में विश्वव्यापी दृष्टिकोण सुदृढ़ हो तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना बढ़े। शिक्षा के इस पहलू की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अब देखिए, समानता के उद्देश्य को साकार बनाने के लिए सभी को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध करवाना ही पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था होना भी जरूरी है जिससे सभी को शिक्षा में सफलता प्राप्ति के समान अवसर मिले। इसके अतिरिक्त समानता का मूलभूत का अनुभूति केंद्रित शिक्षा क्रम के द्वारा करवाई जाएगी। वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य है कि सामाजिक माहौल और जन्म के संयोग से उत्पन्न पूर्वाग्रह और कुंठाएं दूर हों। प्रत्येक चरण पर दी जाने वाली शिक्षा का न्यूनतम स्तर तय किया जाएगा और ऐसे उपाय भी किए जाएंगे कि विद्यार्थी देश के विभिन्न भागों की संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था को समझ सके। संपर्क भाषा को बढ़ावा देने के अलावा पुस्तकों और सामाजिक व्यवस्था को समझ सके। साथ ही साथ संपर्क भाषा को बढ़ावा देने के अलावा पुस्तकों का एक से दूसरी भाषा में अनुवाद करने और बहुभाषी शब्दकोशों और शब्दावलियों के प्रकाशन के लिए भी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। युवा वर्ग को अपनी कल्पना और सूझबूझ के अनुसार देश की महिमा और गरिमा पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उच्च शिक्षा खास तौर से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता रखने वाले हर छात्र को बराबरी के मौके दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर अध्ययन करने की सुविधा दी जाएगी। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं के सार्वदेशिक स्वरूप पर बल दिया जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ें आपको समझनी है आपको, ठीक है। हमने पहली बात तो क्या देखी, वसुधैव कुटुंबकम की जो परिभाषा है इसको आप डेफिनेटली कोट करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही हमने क्या देखा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना बढ़ेगी, नई पीढ़ी की जो विश्वव्यापी दृष्टिकोण सुदृढ़ होगी। साथ ही साथ में हमने क्या देखा कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य है कि सामाजिक माहौल और जन्म के संयोग से उत्पन्न जो पूर्वाग्रह व कुंठाएं जो है वो दूर हो जाए और नई तकनीकी का प्रयोग किया जाए। इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था जीवन प्रयत्न चलती रहे और क्या चीज़ें हों कि शिक्षा व्यवस्था में तमाम प्रकार के जो है सुधारों की यहाँ पे बात भी कही गई है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब देखिए अगला है कि शोध और विकास तथा विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के विषयों में देश की विभिन्न संस्थाओं के बीच व्यापक ताना बाना अर्थात नेटवर्क स्थापित करने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे ताकि वे अपने अपने साधन सम्मिलित कर राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में भाग ले सकें। अगला पॉइंट है कि शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए शिक्षा में असमानताओं को कम करने के लिए प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए, प्रौढ़ साक्षरता के लिए, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए तथा इस प्रकार के अन्य लक्ष्यों के लिए साधन जुटाने का दायित्व समूचे राष्ट्र पर होगा। आजीवन शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया का एक मूलभूत लक्ष्य है और सार्वजनिक साक्षरता उसका अभिन्न पहलू है। युवा वर्ग, गृहिणियों, किसान, मजदूर, व्यापारियों आदि को अपनी पसंद एवं सुविधा के अनुसार अपनी शिक्षा जारी रखने के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। भविष्य में खुली शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षण की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा परिषद जैसी संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा ताकि वे राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को संवारने में अपनी भूमिका अदा कर सके। इन सभी संस्थाओं को एक समेकित योजना के द्वारा जोड़ा जाएगा ताकि इनमें आपस में कार्यात्मक संबंध स्थापित हो तथा अनुसंधान और स्नातकोत्तर शिक्षा के कार्यक्रम में मजबूत बन सके। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान तथा
अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थान को शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में सहभागी बनाया जाएगा। देख लेते हैं सहभागिता का अर्थ, यानी अ मीनिंगफुल पार्टनरशिप। सन 1976 का संविधान संशोधन, जिसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, एक दूरगामी कदम था। उसमें यह निहित है कि शैक्षिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक दृष्टि से राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण मामले में केंद्र और राज्यों के बीच दायित्व की नई सहभागिता स्थापित हो। शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका और उसके दायित्व में मूलतः कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन केंद्रीय सरकार निम्नलिखित विषयों में अब तक से अधिक जिम्मेवारी स्वीकार करेगी। शिक्षा के राष्ट्रीय तथा समाकलनात्मक इंटीग्रेटेड रूप को बदल देना, गुणवत्ता एवं स्तर बनाए रखना, जिसमें सभी स्तरों पर शिक्षकों के शिक्षण प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं स्तर शामिल है। विकास के नियमित जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैक्षिक व्यवस्थाओं का अध्ययन और देखरेख, शोध एवं उच्च अध्ययन की ज़रूरतों को पूरा करना, शिक्षा, संस्कृति तथा मानव संसाधन विकास के अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर ध्यान देना और सामान्य तौर पर शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्टता लाने का निरंतर प्रयास। समवर्तिता एक ऐसी भागीदारी है जो स्वयं में सार्थक एवं चुनौतीपूर्ण है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हर मायने में पूरा करने की ओर उन्मुख रहेगी। अब देखते हैं समानता के लिए शिक्षा, अर्थात एजुकेशन फॉर इक्वलिटी। विषमताएं क्या है, यानी डिस्पैरिटीज़ क्या है। नई नीति विषमताओं को दूर करने पर विशेष बल देगी और अब तक वंचित रहे लोगों को विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराएगी। देखते हैं महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा, यानी एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वलिटी। शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाएगा। अतीत से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं का खत्म करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था ऐसे प्रभावी ढंग से दखल करेगी जिससे महिलाएं, जो अब तक अबला समझी जाती रही हैं, समर्थ और सशक्त हों। नए मूल्यों की स्थापना के लिए शिक्षण संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से पाठ्यक्रमों तथा पठन पाठन सामग्री की पुनर्संरचना की जाएगी तथा अध्यापकों एवं प्रशासकों को पुनः प्रशिक्षित किया जाएगा। इस काम को सामाजिक पुनर्रचना की अभिन्न अंग मानते हुए इसे पूर्ण कृत संकल्प होकर किया जाएगा और साथ ही साथ में महिलाओं से संबंधित अध्ययन को विभिन्न पाठ्यचर्याओं के भाग के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा और शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास के सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बेसिकली हमें बताया गया है कि किस प्रकार से महिलाओं की सहभागिता जो है वो शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, उसको यहाँ पे बताया गया है। स्त्रियों में निरक्षरता एवं बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष सहायता सेवाओं के प्रावधान और समयबद्ध लक्ष्यों का निर्धारण और कड़ी निगरानी द्वारा प्राथमिक शिक्षा में ठहराव एवं उसकी अभिवृद्धि को रोके रखने को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर खास जोर दिया जाएगा और लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव न बरतने की नीति पर पूरा जोर देकर अमल किया जाएगा, ताकि तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पारंपरिक रवैयों के कारण चले आ रहे लिंग मूलक विभाजन अर्थात सेक्स स्टीरियोटाइपिंग को खत्म किया जा सके तथा गैर परंपरागत आधुनिक काम धंधों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ सके। इस प्रकार मौजूदा और नई प्रौद्योगिकता में महिलाओं की भागीदारी बनाई जाएगी। बात करते हैं अनुसूचित जातियों में शिक्षा अर्थात द एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स। अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर बल दिया जाएगा जिससे कि वे गैर अनुसूचित जाति के लोगों के बराबर आ सके। यह बराबरी सभी क्षेत्रों और सभी स्तरों पर इन चारों आयामों में होना जरूरी है। पहला ग्रामीण पुरुषों में, दूसरा ग्रामीण स्त्रियों में, तीसरा ग्रामीण क्षेत्रों में और चौथा पुरुषों में और शहरी क्षेत्रों की स्त्रियों में। इस मकसद के तहत नई नीति में उपाय सोचे गए हैं कि निर्धन परिवारों को इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाए कि वे अपने बच्चों को 14 साल की उम्र तक नियमित रूप से स्कूल भेजें।
इसलिए सरकार ने इसके लिए क्या किया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क भोजन और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ में तमाम प्रकार की सामग्रियों को भी यहाँ पे प्रोत्साहन दिया गया है ताकि जो बच्चे हैं वो स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हों। ठीक है। सफाई कार्य, पशुओं की चमड़ी उतारने तथा चर्म शोधन जैसे व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से शुरू की जाएगी और ऐसे परिवारों की आय पर ध्यान दिए बिना उनके सभी बच्चों को इस योजना में शामिल किया जाएगा तथा उनके लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। बेसिकली समझाने की कोशिश की गई है कि जो भी अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं उनको क्या हो जाएगा, छात्रवृत्ति का यहाँ पे दिया जाएगा। एक इस तरीके से क्या होगा, बच्चे जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे तो वो विद्यालय जाएंगे। ऐसी सुनियोजित व्यवस्थाएं करना और जांच पड़ताल की विधि स्थापित करना कि जिससे पता चलता रहे कि अनुसूचित जातियों के बच्चों के नामांकन होने, नियमित रूप से अध्ययन जारी रखने और पढ़ाई पूरी करने की प्रक्रिया में कहीं गिरावट तो नहीं आ रही है। साथ ही इन बच्चों की आगे की शिक्षा और रोजगार पाने की संभावना को बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिए उपचारात्मक पाठचर्या की व्यवस्था करना। अगला देख लेते हैं कि अनुसूचित जातियों से शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान देना और जिला केंद्रों पर अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा क्रमिक रूप से बढ़ाना। साथ ही साथ में स्कूल भवनों, बालवाड़ियों और प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का स्थान चुनते समय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सहूलियत पर विशेष ध्यान देना और साथ ही साथ में अनुसूचित जातियों के लिए सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत साधनों का उपयोग करना। इसके तहत अनुसूचित जातियों की शिक्षा की प्रक्रिया में समावेश बढ़ाने हेतु लगातार नए तरीकों की खोज जारी रखना। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जनजातियों की शिक्षा अर्थात द एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखिए, अनुसूचित जनजातियों को अन्य लोगों की बराबरी पर लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे। पहला, आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शालाएं खोलने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी आज जो है प्राथमिक जो है विद्यालय खोले जाएंगे जो उनके क्षेत्र हैं, उनके क्षेत्र के अंतर्गत, और इन क्षेत्रों में स्कूल भवनों के निर्माण का कार्य, शिक्षा के बजट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ये जो है सरकार के द्वारा कुछ स्कीम है जो चलाई गई हैं, जनजाति कल्याण योजना आदि के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जाएगा। देख लेते हैं दूसरा कि आदिवासियों की अपनी सांस्कृतिक एवं देखिए आदिवासियों की अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशिष्टता होती है और बहुधा उनकी अपनी बोलचाल की भाषाएं होती हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में तथा शिक्षण सामग्री तैयार करने में यह जरूरी है कि शुरुआत की अवस्था आदिवासी भाषाओं का उपयोग किया जाए तथा ऐसे इंतजाम किया जाए कि आदिवासी बच्चे शुरू से ही कुछ वर्षों के बाद क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सके। यानी स्टार्टिंग में तो क्या होगा कि उनकी आमचार की जो बोल भाषा है, यानी आदिवासी भाषाओं का उपयोग यहाँ पे किया जाए। इसके बाद क्या किया जाए, धीरे धीरे उन बच्चों को इस तरीके से ढाला जाए कि वो क्षेत्रीय भाषाओं को यहाँ पे बोलने लगे। पढ़े लिखे प्रतिभाशाली आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देकर अपने क्षेत्र में ही शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और बड़ी तादाद में आश्रमशालाएं और आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी ज़िंदगी के तौर तरीक़ों और उनकी ख़ास ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रोत्साहन योजनाएं तैयार की जाएंगी जिनसे शिक्षा प्राप्त में आने वाली बाधाएं दूर हो। उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में तकनीकी और व्यावसायिक पढ़ाई का ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। सामाजिक तथा मानसिक अवरोधों को दूर करने के लिए विशेष उपचारात्मक पाठचर्या और अन्य कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि आदिवासी शिक्षार्थी सफलता से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। साथ ही साथ में आंगनबाड़ियों, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र और प्रौढ़ आदिवासी बहुल इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर खोले जाएंगे। आदिवासियों में समृद्ध सांस्कृतिक अस्मिता और विशाल सृजनात्मक प्रतिभा के बारे में चेतना सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों की जरूरी हिस्सा होगी। देखते हैं शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए दूसरे वर्ग और क्षेत्र, यानी अदर एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शंस एंड एरियाज। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए सभी वर्गों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में समुचित प्रोत्साहन दिया जाएगा और पहाड़ी और रेगिस्तानी जिलों में, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में और टापुओं में पर्याप्त संख्या में शिक्षा संस्थाएं खोली जाएंगी।
अब देखते हैं अल्पसंख्यक की बात करते हैं, यानी माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं। इनके लिए शिक्षा किस प्रकार से प्रावधान यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए, अल्पसंख्यकों के कुछ वर्ग तालीमी दौर में काफ़ी पिछड़े और वंचित हैं। समाजी इंसाफ और समता का तकाजा है कि ऐसे वर्गों की तालीम का पूरा ध्यान दिया जाएगा और संविधान में उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति की हिफाजत करने तथा अपनी शैक्षिक संस्थाओं कायम करने और उन्हें चलाने के जो अधिकार दिए गए हैं वे भी इनमें शामिल हैं। साथ ही पाठ्य पुस्तक तैयार करने में और सभी स्कूली क्रियाकलापों में वस्तुनिष्ठता रखी जाएगी तथा सामान्य केंद्रित शिक्षाक्रम के अनुरूप राष्ट्रीय लक्ष्यों और आदर्शों के आधार पर एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे। बात करते हैं विकलांग, द हैंडीकैप्ड। शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से विकलांगों को शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, उनकी सामान्य तरीके से प्रगति हो और वे पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ जिंदगी जिए। इस संबंध में अग्रलिखित उपाय किए जाएंगे। पहला, कि विकलांगता अगर हाथ पैर की या मामूली सी है तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई आम बच्चों के साथ हो और गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए छात्रावास वाले स्कूल की ज़रूरत होगी और इस तरह के स्कूल जहां तक संभव हो जिला मुख्य न्यायालयों में बनाए जाएंगे। विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी और साथ ही साथ में शिक्षकों, खास तौर से प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी नया रूप दिया जाएगा ताकि वे विकलांग बच्चों की कठिनाइयों को ठीक तरह से समझकर उनकी सहायता कर सके। अगला पॉइंट है कि विकलांगों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को हर संभव तरीके से प्रोत्साहन किया जाएगा। अगला हमारा प्रौढ़ शिक्षा अर्थात एडल्ट एजुकेशन। हमारे प्राचीन ग्रंथ में कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्ति शिक्षा वह है जो अज्ञान और दमन से मुक्ति दिलाती है। शिक्षा की इस परिकल्पना के तहत हर व्यक्ति को लिखना पढ़ना तो आना ही चाहिए, क्योंकि आज के युग में यही सीखने का प्रमुख माध्यम है। इसी कारण साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा का महत्व अधिक है। आज विकास का अहम मुद्दा यह है कि किस तरह कुशलताओं को निरंतर बढ़ाया जाए और समाज को जिस तरह की और जिस मात्रा में जनशक्ति की ज़रूरत हो उसे तैयार किया जाए। विकास के कार्यक्रमों में उन लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है जिनको उनका लाभ मिलना है। प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ा जाएगा और इन राष्ट्रीय लक्ष्यों में ये सब शामिल है: निर्धनता को दूर करना, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, लोगों की सांस्कृतिक सृजनशीलता का संवर्धन, छोटे परिवारों के आदर्श का पालन, महिलाओं की समानता आदि। प्रौढ़ शिक्षा के वर्तमान कार्यक्रमों का पुनर्वलोकन करके उन्हें मजबूत बनाया जाएगा। समूचे देश को निरक्षरता उन्मूलन के लिए निष्ठापूर्वक कटिबद्ध होना है और ख़ासकर 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों की और केंद्रीय सरकार और राज्य शिक्षा संस्थाओं को विविध प्रकार के जन साक्षरता कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। इस कार्य में शिक्षकों, युवा वर्ग, छात्र छात्राओं, स्वैच्छिक संस्थाओं और नियोजकों आदि को बड़े पैमाने पर शामिल करना होगा। शोध संस्थाओं की सहायता से शैक्षिक पहलुओं में सुधार लाने के ठोस प्रयास किए जाएंगे और साक्षरता के अलावा कार्यात्मक ज्ञान और कुशलताओं का विकास तथा शिक्षार्थियों में सामाजिक आर्थिक वास्तविकता की समझ पैदा करना और इस स्थिति को बदल सकने की संभावना के प्रति उन्हें सचेत बनाना प्रौढ़ शिक्षा का अंग होगा। इसी तरीके से विभिन्न पद्धतियों और माध्यमों का उपयोग करते हुए प्रौढ़ शिक्षा तथा सतत शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा। इसका अंतर्गत निम्न प्रकार के कार्यक्रम आएंगे। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। दूसरा, नियोजकों, मजदूर संगठनों और संबंधित सरकारी एजेंसियों के द्वारा श्रमिकों की शिक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ में उच्च शिक्षा की संस्थाओं द्वारा सतत शिक्षा दी जाएगी एवं पुस्तकों के लेखन एवं प्रकाशन को तथा पुस्तकालयों और वाचनालयों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा और जन शिक्षण और समूह शिक्षण के साधन के रूप में रेडियो, दूरदर्शन और फिल्मों का उपयोग किया जाएगा।
एवं शिक्षार्थियों के समूहों और संगठनों का सृजन किया जाएगा। साथ ही साथ में दूरस्थ शिक्षण के कार्यक्रम यहाँ पे अपनाए जाएंगे और स्वाध्याय और स्वयं शिक्षण में सहायता की व्यवस्था की जाएगी एवं आवश्यकता और रुचि पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पे लागू किए जाएंगे। इसके साथ हमारा अगला टॉपिक है विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन किस प्रकार से किया जाएगा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट द डिफरेंट स्टेजेस, शिशुओं की देखभाल और शिक्षा। आइए देख लेते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। बच्चों से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर विशेष बल देती है कि बच्चों के विकास पर पर्याप्त विनियोग किया जाए, विशेषकर ऐसे तबकों पर जिनके बच्चों की पहली पीढ़ी बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर रही है। बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। पौष्टिक भोजन एवं स्वास्थ्य को और बच्चों के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और भावनात्मक विकास को समेकित रूप में ही देखना होगा। इस दृष्टि से शिशुओं की देखभाल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसे जहां भी संभव हो समेकन बाल विकास सेवा कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के संदर्भ में शिशुओं की देखभाल के केंद्र खोले जाएंगे, जिससे अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने वाली लड़कियों को स्कूल जाने की सुविधा मिल सके। साथ ही निर्धन तबके की कार्यरत स्त्रियों को भी इन केंद्रों से मदद मिल सकेगी। बात करते हैं शिशुओं को देखभाल और शिक्षा के केंद्र पूरी तरह बाल केंद्रित होंगे। उनकी गतिविधियां खेलकूद पर और बच्चों के व्यक्तित्व पर आधारित होंगी और इस अवस्था में औपचारिक रूप से पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जाएगा और इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय का पूरा सहयोग लिया जाएगा। शिशुओं की देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों को पूरी तरह समेकित किया जाएगा ताकि इससे प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा मिले और मानव संसाधन विकास में सामान्य रूप से सहायता मिल सके। इसके साथ ही स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को और सुदृढ़ किया जाएगा। बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा यानी एलिमेंट्री एजुकेशन। प्रारंभिक शिक्षा की नई दिशा में दो बातों पर विशेष बल दिया जाएगा। पहला, 14 वर्ष की अवस्था तक के सब बच्चों की विद्यालयों में भर्ती और उनका विद्यालय में टिके रहना, साथ ही साथ में शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार लाना। बात करते हैं बाल केंद्रित दृष्टिकोण की यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की। बच्चों को विद्यालय जाने में सबसे अधिक सहायता तब मिलती है जब वहाँ का वातावरण प्यार, अपनत्व और प्रोत्साहन से भरा हो और विद्यालय के सब लोग बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे रहे हों। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की पद्धति बाल केंद्रित और गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए। पहली पीढ़ी के सीखने वाले बच्चों को अपनी गति से आगे बढ़ने देना चाहिए और उनके लिए पूरक और उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ज्यों-ज्यों बच्चे बड़े होंगे उनके सीखने में ज्ञानात्मक तत्व भी बढ़ते जाएंगे और अभ्यास के द्वारा वे क्या होंगे कि कुछ कुशलताएं भी ग्रहण करते चलेंगे। अब प्राथमिक स्तर पर बच्चों को किसी भी कक्षा में फेल न करने की प्रथा जारी रखी जाएगी। अब बच्चों का मूल्यांकन जो है वो वर्ष भर में फैला दिया जाएगा। शिक्षा की व्यवस्था में से शारीरिक दंड को सर्वथा हटा दिया जाएगा, जिसे हम डंडी कहते हैं, डंडी से मारते हैं तो, और विद्यालय के समय का और छुट्टियों का निर्णय भी बच्चों की सुविधा को देखते हुए किया जाएगा। अब बात करते हैं भाषा, अर्थ, प्रकृति और महत्व की। देखिए, भाषा शिक्षण के महत्व को समझने से पूर्व यह आवश्यक है कि भाषा तथा उसके स्वरूप को समझा जाए। भाषा क्या है? व्हाट इज़ लैंग्वेज? भाषा क्या है? इस पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार एवं मत जो है वो अलग अलग तरीके से व्यक्त किए हैं। अब साधारणतया भाषा शब्द का प्रयोग जो है वो विचारों अथवा भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त उन सभी साधनों के लिए होता है जो चेतन प्राणियों एवं जड़ पदार्थों में देखे व सुने जाते हैं। उदाहरण के लिए, मानव परस्पर विचार विनिमय के लिए जिन ध्वनि संकेतों को अपनाते हैं वे सभी भाषा कहलाते हैं। पशु तथा पक्षी जिन ध्वनि का प्रयोग करके अपनी विविध भावों को व्यक्त करते हैं उसे पशुओं एवं पक्षियों की भाषा कहा जाता है। अब भाषा मानव भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है और यह विचार विनिमय का साधन है। यह भाव, विचार, अनुभव आदि को व्यक्त करने की सांकेतिक साधन है। बात करते हैं भाषा की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज की। तो भाषा की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात किया जाए तो महर्षि पतंजलि के अनुसार भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। वहीं काव्यादर्श के अनुसार क्या कहा गया है?
काव्यादर्श के अनुसार यह समस्त तीनों लोगों अंधकारमय हो जाते हैं, और यदि शब्द रूपी ज्योति अर्थात भाषा से यह संसार प्रदीप्त न होता, यह जो समस्त तीनों लोग हैं ये अंधकार में हो जाता यदि सब भाषा रूपी जो शब्द है, भाषा रूपी जो ज्योति अर्थात भाषा है, यह संसार प्रदीप्त न होता। अब शास्त्रीय अर्थों में विचार की अभिव्यक्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत जिन व्यक्त वर्णों ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। सुप्रसिद्ध विद्वान कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार अपने आप स्पष्टतः समझ सकता है। वहीं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। वहीं प्रसिद्ध भाषाविद स्वीट के अनुसार भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है, अर्थात लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय स्पीच एंड साउंड। ब्लॉक तथा ट्रेजर के अनुसार भाषा उस व्यक्त ध्वनि चिन्हों का पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं, अर्थात अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्री वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच अ सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स। उपयुक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि भाषा में ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है और इन ध्वनि संकेतों से भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ये ध्वनि संकेत रूढ़ तथा परंपरागत होते हैं परंतु आवश्यकता अनुसार नए भी बनते रहते हैं। साथ ही प्रत्येक वर्ग एवं समाज के ध्वनि संकेत दूसरे वर्ग या समाज के ध्वनि संकेतकों से पृथक होते हैं। भाषा की प्रकृति की बात किया जाए, नेचर ऑफ द लैंग्वेज की बात की जाए तो भाषा की प्रकृति संबंध में निम्नलिखित बातें कही जा सकती है। भाषा व विचार का अटूट संबंध होता है। भाषा क्या है? भाषा व विचार का अटूट संबंध होता है। कैसे? लैंग्वेज एंड थॉट्स आर क्लोजली रिलेटेड। देखिए, भाषा का विचार से अटूट संबंध होता है, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। विचार के अभाव में भाषा का कोई मूल्य नहीं होता है और विचारों से ध्वनि अद्भुत होती है और ध्वनियों से विचार अद्भुत होते हैं। यानी एक दूसरे से भाषा और विचार जो हैं, अब जैसे आपके विचार होंगे वैसी आपकी भाषाएं होंगी। अगर आपके विचार जो है वो गंदे होंगे तो भाषाएं भी आपकी गंदी होगी किसी के प्रति। विचार प्रधान भाषा मनुष्य की विशेषता है। मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों में उसकी अपनी भाषा तो होती है परंतु विचार नहीं होते, इसलिए उनकी भाषा का कोई मूल्य नहीं होता। अब देखते हैं, भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है, यानी लैंग्वेज इज़ द सिंबॉलिक मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है और भाषा के रूप में प्रयुक्त संकेतों द्वारा समाज के सदस्य अपने भाव प्रकाशित व आपस में विचार विनिमय करते हैं। देखते हैं, भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी लैंग्वेज इज़ द अर्नड प्रॉपर्टी। भाषा का वंशानुक्रम से संबंध नहीं होता है। बालक प्रारंभ से ही अपने वातावरण से सीखने का प्रयत्न करता है और वह जिन लोगों के बीच रहता है उन्हीं का अनुकरण कर उनकी भाषा सीख लेता है। यदि किसी हिंदी भाषा के बालक को अंग्रेजी दंपत्ति के बीच रखा जाए तो वह अंग्रेजी भाषा ही सीखेगा। इसी प्रकार पंजाबी में बस जाने वाले हिंदी भाषी माँ बाप के बच्चे पंजाबी बहुत अच्छी तरीके से बोल व समझ सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि भाषा जो है पैतृक संपत्ति न होकर एक अर्जित संपत्ति है, यानी आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी जो है कोई भी भाषा बोल सकता है। भाषा का संबंध परंपरा से होता है, यानी लैंग्वेज इज अ लिंक्ड विद द ट्रेडिशन। भाषा का संबंध परंपरा से होता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा ग्रहण की जाती है और इसके मूल रूप से थोड़ा बहुत परिवर्तन तो कर सकते हैं परंतु इसमें आमूल चूल परिवर्तन या बिल्कुल नई भाषा का सृजन एक साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी भाषा जो है वो परंपरा रूप से वो चलती आ रही है। भाषा गतिशील तथा परिवर्तनशील होती है, अर्थात लैंग्वेज इज द डायनेमिक एंड चेंजेबल। भाषा स्थिर नहीं होती है वरन वह गतिशील होती है और किसी भाषा विशेष के बोलने वाले उसमें कम से कम परिवर्तन करना चाहते हैं। फिर भी देश काल तथा संपर्क के अनुसार भाषा के रूप में परिवर्तन होता है और भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। और आज से 50 वर्ष पहले हिंदी और आज का हिंदी में बहुत बड़ा अंतर हो गया है, यानी समय के साथ में भाषा में परिवर्तन भी होता रहता है, यानी गतिशीलता भाषा में रहती है। अब देखते हैं भाषा के विभिन्न स्वरूप के बारे में, यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस। प्रयोग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रयोग की दृष्टि से भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा का प्रयोग हम अपनी बोलचाल की भाषा में हर समय करते हैं। मौखिक भाषा अक्षरों का केवल ध्वन्यात्मक रूप है। इसका प्रयोग मौखिक रूप से विचार विनिमय के लिए किया जाता है। ठीक है,
अब प्राचीन काल में समस्त ज्ञान मौखिक रूप से सुरक्षित रहा है। अब लिखित भाषा की बात किया जाए तो लिखित भाषा क्या है कि जब हम अपने मौखिक विचारों को किसी भी लिपि में लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। और भाषा का लिखित रूप अधिक अस्थायी माना जाता है। और जब हम अपने विचार अथवा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं तो लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। किसी जाति, समाज अथवा राष्ट्र के विचार, मूल्य, मान्यताएं, ज्ञान आदि लिखित भाषा में सुरक्षित रहते हैं। अब बात करते हैं व्यवहारिक दृष्टि से। तो व्यवहारिक दृष्टि से भाषाओं को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहली है मूल भाषा, जिसे हम रूट लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। देखिए, मूल भाषा को प्राचीन भाषा भी कहा जाता है, कह सकते हैं। मूल भाषाएं आधुनिक भाषाओं की जननी है। इन्हीं भाषाओं के माध्यम से तथा परिस्थितियों के कारण आज भी भाषाएं प्रकट हुई है। अतः यह कहा जा सकता है कि जो भाषा किसी भाषा परिवार की आदि जन्मदात्री होती है उसे भाषा परिवार की मूल भाषा कहते हैं। भाषा की मूल भाषा संस्कृति कही जा सकती है और यह उत्तर भारत की आर्य भाषाओं की मूल भाषा है। दूसरा है मातृभाषा। एक बार फिर से समझिएगा मूल भाषा क्या है। तो मूल भाषा को प्राचीन भाषा भी कह सकते हैं। मूल भाषाएं क्या है कि आधुनिक भाषाओं की जननी है, यानी जो आधुनिक भाषा जो उत्पन्न हुई है वो मूल भाषाओं से ही जन्म हुआ है इनका। इन्हीं भाषाओं के माध्यम से तथा परिस्थितियों के कारण आज भी भाषाएं प्रकट हुई है। अतः यह कहा जा सकता है कि जो भाषा किसी भाषा परिवार की आदि जन्मदात्री होती है उसे भाषा परिवार की मूल भाषा कहते हैं। भाषा की मूल भाषा संस्कृत कही जा सकती है। यह उत्तरी भारत की आर्य भाषाओं की मूल भाषा है। जैसे संस्कृत से मान लीजिए कि कई भाषा यहाँ पे व्युत्पन्न हुई है। संस्कृत से हिंदी बना है, ठीक है। तमाम प्रकार की जो है भाषा जो उत्पन्न हुई थी उसे क्या कहेंगे, संस्कृत जो है ये क्या है, मूल भाषा है। इसी से जो सभी भाषाएं उत्पन्न हुई है। मातृभाषा क्या होती है, यानी मदर टंग क्या होती है। तो मातृभाषा वह भाषा होती है जिससे कोई बालक अपनी माता का अनुकरण करके स्वाभाविक रूप से सीखता है। वास्तव में वह मातृभाषा का संकुचित अर्थ है। बालक जिस प्रदेश में जन्म लेता है उसकी बोली या क्षेत्रीय भाषा वह पहले सीखता है और वास्तव में बालक की मातृभाषा उसकी क्षेत्रीय भाषा होती है, ठीक है। यानी क्षेत्रीय भाषा ही क्या कहलाती है, मातृभाषा, जो कि हम बचपन से सीखते आते हैं। विस्तृत अर्थ में मातृभाषा किसी क्षेत्र विशेष की उस भाषा को कहा जाता है जिसमें उस क्षेत्र के रहने वाले सभी व्यक्ति मौखिक तथा लिखित रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वास्तव में बालक केवल अपनी माता से ही नहीं वरन अपने संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों तथा वातावरण से सीखता है और इस प्रकार उसकी भाषा का विकास होता है। हिंदी उत्तर भाषा व मध्य भारत के अधिकाधिक भागों में बोली जाती है, इसलिए यह क्षेत्र की मातृभाषा कही जाएगी। अगला बात करते हैं प्रादेशिक भाषा अर्थात रीजनल लैंग्वेज। किसी प्रदेश विशेष में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। क्या कि किसी प्रदेश या विशेष में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। जैसे उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र में प्रयोग में होने वाली हिंदी भाषा इस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा कही जा सकती है। इसी तरह पंजाब प्रांत में प्रयोग होने वाली पंजाबी भाषा, बंगाल प्रांत में प्रयोग होने वाली बंगाली भाषा इन प्रदेशों की प्रादेशिक भाषाएं कही जा सकती है। एक प्रादेशिक भाषा में कई प्रकार की बोलियां सम्मिलित हो सकती हैं, जैसे हिंदी में राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेली, ब्रज तथा अवधी है। इसी प्रकार पंजाबी भाषा में डोंगरी, मुल्तानी आदि, ठीक है। तो एक भाषा की कई उपभाषाएं होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। बोली क्या होती है, यानी डायलेक्टेड क्या होती है। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। वास्तव में बोली भाषा का वह रूप होता है जो एक सीमित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा मौखिक रूप में प्रयोग किया जाता है। बोली को भाषा का पूर्ण दर्जा नहीं दिया जा सकता है। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा का जो है, हिंदी भाषा की ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली आदि कई बोलियां हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा की जो है ये बोलियां हैं। सांस्कृतिक भाषा किसे हम कहते हैं, कल्चरल लैंग्वेज क्या कहते हैं, किसी जाति, समाज या राष्ट्र की संस्कृति, किसी जाति, समाज या राष्ट्र की संस्कृति। तो किसी जाति, समाज या राष्ट्र की संस्कृति जिस भाषा में निहित रहती है उसे सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। अपनी संस्कृति से अच्छी प्रकार परिचित होने के लिए सांस्कृतिक भाषा का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए संस्कृत जो है वो भारत की सांस्कृतिक भाषा है। यूरोप में ग्रीक एवं लैटिन जो है वो सांस्कृतिक भाषाएं हैं। इनमें क्या बताया गया है,
किसी जाति, समाज या राष्ट्र की संस्कृति जिस भाषा में निहित रहती है उसे सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। और अपनी संस्कृति से अच्छी प्रकार से परिचित होने के लिए अपने, मान लीजिएगा आप अपनी संस्कृति को जानना चाहते हैं, यानी बेटे कल्चर को जानना चाहते हो, तो आपको अपनी सांस्कृतिक भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। वहीं तीसरा है, जो छठा पॉइंट है, वो है हमारा राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज। देखिए, किसी राष्ट्र के निर्माण, विकास एवं भावात्मक एकता के लिए राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है। राष्ट्रभाषा प्रायः वह भाषा होती है जिसका प्रयोग उस राष्ट्र के अधिकतर व्यक्ति करते हैं। यह भाषा राजकीय कार्यों एवं सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त की जाती है, यानी जो भी सरकार कार्य होते हैं, जो भी सरकारी कागज होते हैं, भी सरकारी कार्य होते हैं, तो इसी भाषा के माध्यम से किए जाते हैं। ठीक है, क्या बताया गया, किसी भी राष्ट्र के निर्माण, विकास एवं भावात्मक एकता के लिए राष्ट्रभाषा होना आवश्यक है। राष्ट्रभाषा प्रायः वह भाषा होती है जो जिसका प्रयोग जो है उस राष्ट्र के अधिकतर व्यक्ति करते हैं, और यही भाषा राजकीय कार्यों एवं सार्वजनिक कार्य में प्रयुक्त की जाती है। और भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, और भारत की अधिकांश जनता हिंदी को समझती व जानती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा की बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है, कि जब किसी राष्ट्र की भाषा अन्य राष्ट्रों में भी लोकप्रिय तथा प्रचलित हो जाए, कि उसका प्रयोग दूसरे राष्ट्र अपने विचार एवं भावों के विनिमय के लिए करने लगे, तो उस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। आज संसार में अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने का गौरव प्राप्त है। यदि हम संसार में अपने अस्तित्व चाहते हैं तथा संसार के नवीन ज्ञान तथा विज्ञान से परिचित होना चाहते हैं, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा को सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको जो है पूरा विश्व के अधिकतर प्रांत जो हैं इसमें बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, इस तरीके से बताया गया है। विदेशी भाषा क्या होती है, फॉरेन लैंग्वेज क्या होती है? देखिए, वह भाषाएं जो अन्य देशों की भाषाएं हैं तथा उन देश की मूल भाषा, संस्कृति, भाषा तथा मातृभाषा नहीं है, विदेशी भाषा कहलाती है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि वह भाषाएं जो अन्य देशों की भाषाएं हैं तथा उस देश की मूल भाषा, संस्कृत भाषा तथा मातृभाषा नहीं है, विदेशी भाषा कहलाती हैं। मान लीजिए जैसे अंग्रेजी क्या हो गई, हमारी देश की, वो अन्य देश की भाषा है, जबकि अंग्रेजी ना ही हमारी मूल भाषा है, ना ही संस्कृत भाषा है, ना ही मातृभाषा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये विदेशी भाषा हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आज हमारे लिए विदेशी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। हमें एक दूसरे के निकट आने तथा संसार के नवीन ज्ञान तथा विज्ञान को समझने के लिए विदेशी भाषा का ज्ञान आवश्यक प्राप्त करना चाहिए, तभी हम अपने राष्ट्र के विकास कर सकते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट हमारा भाषा का महत्व से संबंधित। यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा है, तो देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा, तो यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि मानो जिस शक्ति के, अब यदि भाषा की महत्व की बात की जाए, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज की बात किया जाए, तो मानव जिस शक्ति से प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है वह शक्ति भाषा की शक्ति है। संसार के अन्य प्राणियों के पास अपनी अपनी भाषाएं हैं, परंतु विचार प्रधान भाषा केवल मानव के पास ही है। अन्य प्राणी जो भाव प्रकट करते हैं वे अस्थायी होते हैं। ठीक है, अब देखिए, मानव अपने पूर्वजों के भाव और विचार तथा अनुभवों की सुरक्षित रखने के भाषा के द्वारा ही सफल हुआ है। भाषा विचार विनिमय का एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। भाषा ही शिक्षा एवं ज्ञान का प्रमुख आधार है। लिपि की सहायता से भाषा में स्थायित्व आ गया है, और बिना भाषा के शिक्षा व ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है। भाषा के द्वारा किसी समाज का ज्ञान सुरक्षित रहता है, और साथ ही भाषा जो है वो सामाजिक एकता में सहायता पहुंचाती है। भाषा के द्वारा ही शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। भाषा ही भावात्मक एकता, राष्ट्रीयता एकता एवं अंतर्राष्ट्रीयता भावनाओं का विकास करती है। क्षेत्रीय भाषाओं के बीच कड़ी बनकर राष्ट्रभाषा लोगों की राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाती है और उनमें एकीकरण की भावना की वृद्धि करती है। रायबर्न ने कहा था कि मातृभाषा एक उपकरण है, आनंद, प्रसन्नता और ज्ञान का एक स्रोत है, रुचियों और अनुभूतियों का एक निदेशक और विधाता द्वारा मनुष्य को दी हुई उस सर्वोत्तम शक्ति के प्रयोग का साधन है जिसके द्वारा हम उस भगवान के निकटतम पहुँचते हैं। भाषा समस्या बात करते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम। देखिए, व्यक्ति को स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। हम अपने विचारों के आदान प्रदान के इन साधनों में सामान्यतः भाव मुद्राओं, संकेतों अथवा भाषा का प्रयोग करते हैं।
विचार व्यक्त करने का सबसे उत्तम माध्यम भाषा है। व्यक्ति के मनोभावों को शीघ्रता, सहजता, स्पष्टता व निश्चितता के साथ प्रकट करने का कार्य शब्द युक्त भाषा ही कर सकती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रभावशीलता उसके भाषा कौशल पर निर्भर करती है। भाषा कौशल में निपुण व्यक्ति ही अपने जीवन में सफलता अर्जित करता है और वर्तमान में देशकाल के अनुसार भाषा का रूप एक सा नहीं रहा। प्रत्येक राष्ट्र, राज्य या समुदाय में एक ही भाषा का प्रचलन का अभाव है, बल्कि अनेक भाषा प्रचलित है। प्रमुख भाषाएं निम्नलिखित हैं। एक मातृभाषा, जिस भाषा को बच्चा जन्म से ही अपने माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य का अनुकरण करते हुए स्वतः सीख लेता है, उसे मातृभाषा के नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्रीय भाषा क्या होती है कि जिन भाषा को बच्चा अपने संपर्क में आने वाले अन्य बालकों एवं व्यक्तियों से सामान्य व्यवहार के दौरान सीखता है, उसे क्षेत्रीय भाषा के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय भाषा किसी एक क्षेत्र विशेष के लगभग सभी नागरिकों के द्वारा आम बोलचाल में प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है। वहीं राष्ट्रभाषा की बात किया जाए तो जिस भाषा में किसी राष्ट्र का शासन कार्य संपादित किया जाता है, उसे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जिस भाषा में किसी राष्ट्र का शासन कार्य संपादित किया जाता है, उसे उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहते हैं। प्राचीन भाषा क्या होती है? देखिए, जिन भाषाओं में किसी राष्ट्र अथवा देश की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता व ज्ञान भंडार का समावेश होता है, उन्हें प्राचीन भाषा के नाम से जाना जाता है। जबकि विदेशी भाषा हमने देखा कि अपने देश की भाषा से भिन्न अन्य देश की में प्रयुक्त होने वाली भाषा को विदेशी भाषा कहते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय भाषा हमने देखा कि जिस भाषा के द्वारा संसार के विभिन्न देश परस्पर ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के नाम से जाना जाता है। बात देखिए, सभी प्रकार की भाषाओं का अपना एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जहाँ वह उपयोगी होती है, और पारिवारिक क्षेत्र में राष्ट्रभाषा, सांस्कृतिक क्षेत्र में प्राचीन भाषा, व्यापार व कूटनीति के क्षेत्र में विदेशी भाषा तथा ज्ञान के व्यापक आदान प्रदान में अंतर्राष्ट्रीय भाषा उपयोगी सिद्ध होती हैं। यानी किन भाषाओं का कहाँ कहाँ उपयोग है, इसके बाद समझाने की प्रयास किया गया। एक बार फिर से देखते हैं कि सभी प्रकार की भाषाओं का अपना एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जहाँ वह उपयोगी होती हैं। पारिवारिक क्षेत्र में राष्ट्रभाषा, सांस्कृतिक क्षेत्र में प्राचीन भाषा, व्यापार व कूटनीति के क्षेत्र में विदेशी भाषा, ज्ञान के व्यापक आदान प्रदान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय भाषा का उपयोग सिद्ध होता है। ध्यानतव्य है कि एक ही भाषा एक से ज़्यादा श्रेणियों में आ सकती है और किसी व्यक्ति का कार्यक्षेत्र के अनुसार उसके लिए विभिन्न प्रकार की भाषाओं का ज्ञान उपयोगी हो सकता है। भारत एक विशाल देश है जहाँ अनेक धर्म, संप्रदाय तथा जाति के लोग रहते हैं और जिनकी अपनी अपनी भाषा है। सन 1961 में भारत की विभिन्न भाषाओं के सर्वेक्षणोपरांत यह ज्ञात हुआ कि यहाँ तरह तरह के 1200 बोलियाँ एवं भाषाएं प्रयुक्त होती हैं। इनमें से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है: असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 22 भाषाएं हैं जिनको 8वीं अनुसूची के तहत अपनी संविधान में यहाँ पे क्षेत्र में दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं। उपयुक्त भाषाओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है और उन्हें राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। फिर भी भाषा समस्या का समाधान नहीं हुआ है। भाषाई आधार पर नवीन राज्यों का उदय अर्थात सर्वप्रथम 1912 में बिहार, उड़ीसा और असम हुआ। हिंसक आंदोलन हुए। आज भी भाषा को लेकर के राजनीति हो रही है और अतः भाषा की समस्या विद्यमान है। भारत के विभिन्न राज्यों में संघ राज्य क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं को निम्नांकित सारणी में देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में जो है वो तेलुगु, उर्दू, असम में असमी, बंगला, बिहार में हिंदी, गुजरात में गुजराती, हरियाणा में हिंदी, हिमाचल प्रदेश में हिंदी, पहाड़ी जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, डोगरी, उर्दू और लद्दाखी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम और मध्य प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी, मणिपुर में जो है वो मणिपुरी, मेघालय में खासी, जयंतिया, गारो, नागालैंड में असमी, नागा अंग्रेजी और उड़ीसा में उड़िया, जबकि पंजाबी में पंजाबी और हिंदी दोनों बोली जाती है। अब उपर्युक्त सारणी को देखने से प्रतीत होता है कि भारत में कोई एक ऐसी भाषा नहीं है जिसे सभी नागरिक व्यवहारिक रूप से बोल व समझ लेते हैं। अब इस परिस्थिति में शिक्षा के माध्यम अथवा सरकारी क्रियाकलाप के भाषा के विषय में समस्या पैदा होना
निश्चित है, लाजमी है। इसलिए हमारे देश में भाषा समस्या की एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है। अब देखिए, स्वाधीनता के पूर्व समय के अनुसार भाषा का स्वरूप बदलता रहा है, लेकिन 15 अगस्त 1947 के उपरांत संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। लेकिन देश की विभिन्नता एवं व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण यह निश्चित किया गया है कि हिंदी धीरे धीरे भारत सरकार की राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी की जगह प्राप्त कर लेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक अनेक कारणों से हिंदी राष्ट्रीय भाषा के पद को व्यवहारिक रूप से नहीं मिल सका है। फलस्वरूप वर्तमान भारत में भाषा को लेकर एक बड़ी समस्या कैंसर का रूप धारण करती जा रही है। वास्तव में देखा जाए तो भाषा संबंधी विवाद के पीछे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक कारण उत्तरदायी है, जिससे समस्त भारतवासी को एक समस्या से जूझना पड़ रहा है। भाषा समस्या से संबंधित मुख्य प्रश्न निम्नलिखित है। राष्ट्रभाषा का स्थान किस भाषा को दिया जाना चाहिए? मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा तथा प्राचीन भाषाओं को क्या क्या महत्व दिया जाना चाहिए? शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए? भाषा के विभिन्न स्तरों पर कितनी भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए? भारत के बुद्धिजीवी संविधान निर्माताओं ने उपयुक्त प्रश्नों का जवाब संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में देने का प्रयास किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको रट लेना है। देखिए, संघ की भाषा अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के रूप में बताया गया है। 343 में देखिएगा कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। संविधान की शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। देखिए, अगला हमारा है खंड। खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उस सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। अब देखिए, इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों की देवनागरी का रूप ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में वे निर्दिष्ट किए जाएंगे। यानी 343 के अनुच्छेद जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में यहाँ पे मान्यता दी गई है। वहीं अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के जो यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में वे निर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण किए जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग करे और संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंध हो और अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, साथ ही साथ में संघ के किसी या एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप में, साथ ही साथ में संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच एक या राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए अन्य विषय के बारे में सिफारिश करे। खंड 2 कहता है कि खंड 2 के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भाषा की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषा क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।
देखिए, समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन गठित आयोगों की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस पर संपूर्ण प्रतिवेदन या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश देगा। प्रादेशिक भाषाओं की बात किया जाए तो अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या फिर राजभाषाओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधीन भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उनका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समक प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी। परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। वही अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। यदि इस नियमित मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो एक विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की आदि की भाषा बात किया जाए तो अनुच्छेद 348 में जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग में की जाने वाली भाषा के रूप में इसको निर्देशित किया गया है। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय के में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होगी। संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान के सदस्य या प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के और संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के और इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेश, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। वही खंड 1 और उपखंड ख में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है हिंदी भाषा या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुनः स्थापित विधेयकों में या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा 3 में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनिमय या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा में भिन्न कोई भाषा विहित की है, वहाँ उस राज्य के राज्यपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। वह अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया की बात कही गई है। इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 के खंड 1 में उल्लेखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा।
और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुनः स्थापित या किसी भी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देगा, अन्यथा नहीं। बात करते हैं विशेष निर्देश की अर्थात स्पेशल डायरेक्टिव्स की। अनुच्छेद 350 व्याख्या व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। वहीं अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। वही अनुच्छेद 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार की बात कही गई है। इसमें भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसमें राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसी सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। वही अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में भी निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसका समृद्धि सुनिश्चित करे। प्रांतीय भाषा तथा राष्ट्रभाषा की समस्या की बात किया जाए तो स्वाधीन भारत की सबसे प्रमुख समस्या प्रांतीय भाषा तथा राष्ट्रभाषा के रूप में टकराव की समस्या है। हिंदी भाषा भाषी प्रांत तो अपनी नीतियों में हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा अर्थात क्षेत्रीय भाषा को ही प्रांतीय भाषा स्वीकार करते हैं तथा संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा प्रयुक्त करते हैं। सन 1962 तक अंग्रेजी भाषा को हटाकर हिंदी भाषा का प्रयोग करता था जिससे हिंदी राज्य भाषा पद पर आसीन हो सके, लेकिन दक्षिणवासियों के हिंदी विरोधी दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया जिससे वह समस्या यथावत कायम है। बात करते हैं शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अनुसार माध्यमिक स्तर तक मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया है, परंतु अभी तक उच्च शिक्षा स्तर पर समस्या बनी हुई है कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम रखा जाए। देश में गणित के लिए प्रायः सभी आयोगों में मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषाओं को ही शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया है। वहीं बात किया जाए अल्पभाषियों की भाषा समस्या। इस समस्या का निराकरण के लिए सुझाव दिया गया है कि यदि किसी भी राज्य में किसी विद्यालय के अंतर्गत 40 अल्पसंख्यक भाषी छात्र हैं तथा किसी कक्षा में 10 छात्र अल्पसंख्यक भाषी है तो उस प्रदेश की सरकार का कर्तव्य है कि वह उनकी खातिर उनके हित प्रदेश की भाषा का माध्यम से शिक्षा व्यवस्था कराए। अगली जो है वो राष्ट्रीय सामंजस्य स्थापित करने के रूप में भाषा समस्या की बात कही गई। एक भाषा के माध्यम से आपसी सामंजस्य सहयोग में वृद्धि तथा राष्ट्रीय समन्वय कायम किया जा सकता है, किंतु राष्ट्रीय स्तर की कोई भी भाषा ऐसी भाषा नहीं है जो सभी राज्यों के लिए संपर्क भाषा के रूप में कार्य कर सके। अभी तक ऐसी भाषा अंग्रेजी है, किंतु विदेशी भाषा होने के कारण वह सही मायने में संपर्क भाषा नहीं बन सकती है। अतः संपर्क भाषा के रूप में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए हिंदी को सरल व व्यापक बनाने की ज़रूरत है। अब देखिए, अंग्रेजी की निरंतरता की समस्या की बात किया जाए तो इसमें कोई संशय नहीं है कि संपर्क भाषा के रूप में सर्वत्र अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, किंतु अंग्रेजी के जानकार भारत में कम ही लोग हैं।
इस स्थिति में अधिकतर लोगों के लिए संपर्क भाषा कैसे बन सकती है? अंग्रेजी भाषा सीखने में श्रम, शक्ति, समय तथा धन लगाया जाता है। वह यदि मातृभाषा के द्वारा अन्य विषयों के जानने में या व्यवसाय सीखने में लगे तो उसे अधिक लाभ होगा। अब बात करते हैं अगला पॉइंट हमारा, हिंदी एवं मातृभाषा के प्रसार की समस्या। देखिए, संपर्क तथा राष्ट्रभाषा होने के लिए हिंदी भाषा को सभी दृष्टि से संपन्न बनाया जाए और उसके विकास के लिए भाषाभाषियों को भी विकसित किया जाएगा। देखिए, अंग्रेजी मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा के सामंजस्य की समस्या की बात किया जाए तो यह समस्या अहिंदी भाषाभाषी राज्यों में ज़्यादा देखने को मिलती है। देखिए, भाषा माध्यम के संबंध में विभिन्न आयोगों एवं समितियों के सुझाव जो हैं वो है, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भाषा संबंधी विवाद पर विभिन्न आयोगों एवं समितियों द्वारा दिए गए कुछ सुझाव निम्नलिखित है। पहला है ताराचंद समिति, जो 1948 में सुझाव दिया गया था। इसमें क्या कहा था कि स्वाधीनता के उपरांत एवं संविधान के निर्माण से पहले सन 1948 में संघीय भाषा के विषय में कोई निर्णय नहीं हो पाता था। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए ताराचंद समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि उच्च प्राथमिक स्तर के पश्चात मातृभाषा के अतिरिक्त संघीय भाषा को अनिवार्य कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समिति ने माध्यमिक स्तर पर निम्नलिखित दो भाषाओं के अध्ययन का सुझाव दिया। पहला मातृभाषा थी और दूसरा अंग्रेजी या संघीय भाषा थी। देखिए, राधा कृष्णन आयोग जो है इसका सुझाव था 1948-1949 में आया था। इसमें क्या था कि डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिया गया था। पहला कि राष्ट्रभाषा के लिए देवनागरी लिपि को अपनाया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय प्राविधिक तथा वैज्ञानिक शब्दावली को यथावत स्वीकार कर लेना चाहिए। साथ ही साथ में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर किसी आधुनिक भारतीय भाषा को बनाया जाना चाहिए। इसके बाद उच्च शिक्षा उच्च माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी के अध्ययन को जारी रखना चाहिए और उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों को प्रादेशिक भाषा तथा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कराया जाना चाहिए। वहीं मुदालियर आयोग आया था जो कि 1952 से 1953 का सुझाव दिया गया था। इसमें क्या बताया गया था, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भाषा संबंधी निम्नलिखित द्विभाषा सूत्र के सुझाव प्रदान किए थे। पहला था मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा और एक शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम। साथ ही साथ में निम्नांकित में से चुनी जाने वाली एक अन्य भाषा हिंदी उनके लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। अब प्रारंभिक अंग्रेजी उनके लिए जिन्होंने पहले मिडिल स्तर पर इसका अध्ययन नहीं किया है और उच्च अंग्रेजी उनके लिए जिन्होंने पहले अंग्रेजी का अध्ययन किया है और हिंदी के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा, अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक विदेशी भाषा और एक शास्त्रीय भाषा जिसे हम क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। अगला आया था भाषा आयोग जो कि 1955 में आया था, का सुझाव दिया गया था। बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग ने शिक्षा के माध्यम से हिंदी को बनाने का सुझाव दिया। अब आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि सभी विश्वविद्यालयों के द्वारा अपनी परीक्षाएं हिंदी में ली जाएं। यदि आवश्यक हो तो अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी इन परीक्षाओं के माध्यम से बनाया जा सकता है। अब देखिए कि कोठारी आयोग ने क्या दिया इसमें सुझाव। 1964 से 1966 का सुझाव क्या था कि दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग द्वारा भाषा संबंधी निम्नलिखित सुझाव दिए गए कि मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, संघ की राजभाषा अथवा सह राजभाषा होनी चाहिए और एक आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा होनी चाहिए जो नंबर 1 और 2 के अंतर्गत छात्र द्वारा न चुनी गई हो और जो शिक्षा का माध्यम न हो। ठीक है, और उपयुक्त सुझावों को अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि स्वाधीन भारत में भाषाओं की समस्या के निराकरण के लिए द्विभाषा सूत्र एवं त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया गया। अब दोनों सूत्र उपयोगी हैं लेकिन भारत का भिन्नात्मक परिस्थितिवश त्रिभाषा सूत्र ज़्यादा तर्कसंगत प्रतीत होता है, जिसे सभी विद्वानों ने स्वीकार करते हुए मान्यता प्रदान की है। प्रोफेसर अनदानिश गोडक का विचार है कि राष्ट्र की भावैक्यता कायम रखने के लिए त्रिभाषा सूत्र को अमल में लाना सही मार्ग है। अब द्विभाषा सूत्र को बढ़कर त्रिभाषा सूत्र में समायोजित है। अब हिंदी राष्ट्रभाषा है इसलिए उसे अपनाना हमारा कर्तव्य है। यह भी ठीक है कि मातृभाषा में प्रत्येक विद्यार्थी आसानी से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकता है और अंग्रेजी लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय भाषा के स्थान पर है।
अब अंग्रेजी जैसी भाषा से जो लाभ हमें उठाना चाहिए वह अवश्य उठाएंगे और विश्व भाषा के रूप में उसे अपनाने में हम संकोच नहीं करेंगे। और इस तरह मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी तीनों भाषाओं को विद्यार्थी सीखते हैं। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की एकरूपता व बस्ते के बोझ की समस्या 1993। समस्या का स्वरूप यहाँ पे देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा के बाद 1975 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT ने प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की एक आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार की है। 10 वर्ष के इसके गुण दोष परखने के बाद 1986 में इसे अंतिम रूप दिया गया और 1988 में इसका संशोधित रूप प्रकाशित किया गया। केंद्रीय सरकार ने प्रांतीय सरकारों से इस आधारभूत पाठ्यचर्या के आधार पर अपने अपने प्रांतों में प्रथम 10 वर्षीय पाठ्यचर्या का निर्माण करने की अपेक्षा की, परंतु कुछ ही प्रांतीय सरकारों ने इसका अनुपालन किया। नवंबर 2000 में NCERT ने प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यचर्या का नया रूप प्रकाशित किया। इसकी चर्चा हम पाठ्यचर्या के अंतर्गत कर चुके हैं। आज स्थिति यह है कि भिन्न भिन्न प्रांतों की प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या भिन्न भिन्न है। कुछ प्रांतों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की गई आधारभूत पाठ्यचर्या चल रही है और प्रारंभ से ही कार्यानुभव अथवा समाजोपयोगी उत्पादन का कार्य अथवा कार्य शिक्षा पर बल दिया जा रहा है और उच्च प्राथमिक शिक्षा पर त्रिभाषा सूत्र लागू है। और कुछ प्रांतों में इस दोनों बातों का ताक पर रख दिया गया है। इतना ही नहीं, अपितु किसी भी प्रांत के सरकारी और गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की पाठ्यचर्या भिन्न भिन्न है और गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की पाठ्यचर्या में तो बहुत भिन्नता है। कुछ विद्यालयों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की गई पाठ्यचर्या चल रही है और उसी के द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तकें चल रही हैं और कुछ विद्यालयों में प्रांतीय सरकार द्वारा तैयार की गई पाठ्यचर्या और उसी के द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तकें चल रही है और कुछ विद्यालयों में अपने अपने प्रकार की पाठ्यपुस्तकें चल रही हैं। अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले प्राथमिक स्कूलों की पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों में भी अंतर है। लोकतंत्र की मांग है कि किसी भी स्तर की शिक्षा की पाठ्यचर्या में मूलभूत समानता होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में भी, और अब ऐसा कर सकना एक बड़ा कठिन कार्य है, एक बड़ी समस्या है और इसी के साथ प्राथमिक स्तर पर बस्ते के बोझ को कम करना आवश्यक है। समस्या के कारण की यहाँ पे बात किया जाए तो प्राथमिक शिक्षा प्रांतीय सरकारों का विषय है और वे अपने अपने क्षेत्र की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र है। प्रांतीय सरकारें इस बड़े उत्तरदायित्व को स्वयं निभाने में असमर्थ हैं। वे जन सहयोग ले रही है और किसी भी पाठ्यचर्या और किन्हीं भी पाठ्यपुस्तकों को चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले कुछ प्राथमिक स्कूल तो बिल्कुल अपने अपने तरह के पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकें चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। कुछ शैक्षणिक संगठनों जैसे विद्या भारती की तो अपनी पाठ्यचर्या है, अपनी पाठ्यपुस्तकें भी हैं। वहीं प्राथमिक स्तर पर बस्ते के बोझ बढ़ने के कारण ज्ञान का विस्फोट, उच्च प्राथमिक स्तर पर 3 भाषाओं का अध्ययन और नए नए पाठ्यक्रम जैसे जनसंख्या शिक्षा और पर्यावरण की शिक्षा को जोड़ना है। समस्या का समाधान किस प्रकार से हो सकता है? तो यूँ तो इस समस्या के समाधान पर बहुत पहले से विचार किया जा रहा है, परंतु सरकार ने इस क्षेत्र में पहला कदम 1992 में उठाया था और उसने श्री यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत की। इसमें बस्ते के बोझ को कम करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं वे प्रथमतः तो दीर्घकालिक है और दूसरे सुझाव ऐसे हैं कि जिनसे बस्ते के बोझ कम होने के बजाय और बढ़ सकता है। अतः सरकार ने इस समिति के सुझाव की समीक्षा हेतु श्री YN चतुर्वेदी का अध्यक्षता के एक दल गठित किया और इस दल ने बस्ते बोझ को कम करने के लिए लर्निंग विदाउट बर्डन पाठ्यक्रम को कम करने के स्थान पर प्राथमिक स्तर पर प्रवेश की आयु बढ़ाने, विद्यालयों के कार्य दिवस बढ़ाने और पाठ्य पुस्तकों में सुधार करने पर बल दिया गया। साथ ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सुझाव दिया गया और हमारी दृष्टि से यह सुझाव भी उपयुक्त नहीं है। फिर वर्तमान में इस समस्या ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उसका समाधान सरलता से नहीं किया जा सकता है।
कुछ कठोर कदम उठाने आवश्यक हैं और हमारी दृष्टि से सर्वप्रथम तो प्रांतीय सरकारों को केंद्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन करने के लिए बाध्य किया जाए और उसी स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। सभी प्रांतों में एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तावित आधारभूत पाठ्यचर्या लागू किया जाए। यह तभी संभव है जब उसमें आवश्यक संशोधन किए जाए। कुछ छूट तो प्रांतीय सरकारों को देनी ही होगी और तब प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में एकरूपता लाना संभव होगा। त्रिभाषा सूत्र के परिणाम हम देख चुके हैं और अब हम उनके पीछे न पड़ना जाए और प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से कक्षा 8 पर केवल मातृभाषा अर्थात क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा जो है अनिवार्य किया जाए। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो है NCF अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 को यहाँ पे हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो है सिलेबस समाप्त कर देंगे। ठीक है, आगे काफ़ी है। ठीक है, इसको पढ़ते रहिएगा। अगला जो है सेशन हमारा जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।